we are going to start. The potentiometer is what? It is an instrument used to measure the potential difference or EMF of the cell. किसी भी सेल के EMF और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज लेते हैं दैट इज नेम पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर दोनों में डिफरेंस है. वोल्ट मीटर का काम भी क्या है? वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना. बट इस पोटेंशियोमीटर को हम आइडियल वोल्ट मीटर भी बोलते हैं. ओके जितने भी मीटर्स होते हैं ना, जैसे अमीटर, गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, वोल्ट मीटर, ये सारे मेजरमेंट की डिवाइसेस है या इंस्ट्रूमेंट्स है. इनका पर्पस केवल मेजरमेंट होना चाहिए, न कि एक्चुअल जो सर्किट में करंट या वोल्टेजेस हैं उनको डिस्टर्ब करना. लेकिन whenever we use ammeter and voltmeter in the circuit, then they produces error in measurement. वोल्टमीटर और अमीटर से हम कभी भी विदाउट एरर मेजरमेंट नहीं ले सकते. एक्यूरेसी 100% मेजरमेंट में कभी नहीं आती. उसका रीजन ये है क्योंकि वोल्टमीटर अमीटर आइडियल नहीं होते. अगर आइडियल होता तो आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता. बट इन दोनों के ही रेजिस्टेंस कुछ फाइनाइट होते हैं. हाँ नो डाउट वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस लार्ज होगा, अमीटर का रेजिस्टेंस स्मॉल होगा, बट इट विल नॉट बी इनफाइनाइट एंड जीरो रेस्पेक्टिवली. ओके तो व्हेनेवर वी डू अ मेजरमेंट यूजिंग द वोल्टमीटर, तो देखो सपोज करना कि ये कोई रेजिस्टर है, ओके जिसमें से कोई करंट हम आई पास कर रहे हैं. ओके और दिस रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है दैट इज आर. नाउ व्हाट विल बी द एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस? एक्चुअल जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इसके ऊपर दैट विल बी आई आर, ये होगा. बट व्हेनेवर वी कनेक्ट अ वोल्ट मीटर अक्रॉस इट, जब भी मैं क्या करूंगा, एक वोल्ट मीटर को यहाँ कनेक्ट किया सपोज करो, तो वोल्ट मीटर का खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है. किलो ओम के ऑर्डर का होता है, 2 किलो ओम, 3 किलो ओम, 4 किलो ओम, डिपेंडिंग ऑन इट्स रेंज एंड क्वालिटी. तो इस वोल्टमीटर के खुद के रेजिस्टेंस के कारण फ्यू करंट फ्लोज इन वोल्टमीटर आल्सो. एक I1 करंट यहां जाएगी और I2 करंट यहां जाएगी. नो डाउट दिस I2 करंट विल बी वेरी लार्ज कंपैरेटिव टू I1, क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस लो वैल्यू का है, ओके और उसके साथ में हमने पैरेलल में देखो एक रेजिस्टेंस लगा दिया, तो एक्चुअल में क्या होगा, इस रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाली करंट चेंज हो गई. तो वोल्टमीटर जो मेजर करेगा वो क्या होगा? द वोल्टमीटर विल मेजर्ड पोटेंशियल डिफरेंस. इट विल बी व्हाट? इट इज I2R इंस्टेड ऑफ IR. हमें मेजर क्या करना था? IR मेजर करना था, लेकिन हो क्या रहा है मेजर? I2R हो रहा है. तो एरर आ गई ना मेजरमेंट में, कुछ वैल्यू वोल्टेज की कम हो गई. क्यों हो गई? क्योंकि करंट जो है वो कुछ वोल्ट मीटर से पास होने शुरू हो जाती है. इसीलिए वोल्ट मीटर जो मेजरमेंट लेता है वो हमेशा आइडियल नहीं होते, एक्चुअल वैल्यू वो प्रोवाइड नहीं करता, एक्यूरेसी उसमें 100% नहीं होती. इस पॉइंट को समझना. लेकिन फिर भी हम जब भी 50 वोल्ट, 60 वोल्ट, 100 वोल्ट, 220 वोल्ट पर ऑपरेट करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट को, तो वहां हम इस जो एरर आती है इस एरर को नेग्लेक्ट भी कर देते हैं. यूजुअली जब प्रैक्टिकल लैब में हम वर्क करेंगे, व्हेनेवर वी मेजर द वोल्टेज वी यूज द वोल्टमीटर इंस्टेड ऑफ पोटेंशियोमीटर. ओनली इन द टू प्रैक्टिकल्स ऑफ पोटेंशियोमीटर, which is first one is the comparison of EMF and second one is the measurement of internal resistance. Only in that practical we use the potentiometer, otherwise we use the voltmeter for all measurements of the voltages for across the different resistor or different components. Okay, so why we use voltmeter? Because the error produced is negligible, हम उसको neglect कर देते हैं. Okay, तो this is the situation why we design the potentiometer, because जो सेल होते हैं, जो प्राइमरी सेल्स की अगर मैं स्पेशली बात करूं, तो जो प्राइमरी सेल्स होते हैं इनके वोल्टेज ऑलरेडी कम होते हैं. जैसे लेक्लांची सेल स्टैंडर्ड वोल्टेज है 1.5 वोल्ट. ओके ओनली 1.5 वोल्ट वो प्रोवाइड कर रहा है. उसमें भी अगर मान लो कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो गया
तो उस सिचुएशन में एरर जो होगी उसका अमाउंट बहुत लार्ज होगा, एरर का जो एरर है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट की हो जाएगी। इसीलिए व्हाट वी डू, वी यूज द पोटेंशियोमीटर फॉर मेजरमेंट्स ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल्स। ऐसे ही अगर मैं एक डैनियल प्राइमरी सेल की बात करूं, ये डैनियल सेल क्या है, इसको मैं आगे जो कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ है उसमें इसकी कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी सिर्फ ये ध्यान रखो, डैनियल सेल और लैग्रांज सेल ये दोनों प्राइमरी सेल्स के एग्जांपल्स हैं। तो when we use the Daniell cell, then its standard EMF is 1.1 वोल्ट, और 1.1 वोल्ट भी बहुत स्मॉल वोल्टेज है। अगर आप वोल्ट मीटर से मेजर करोगे तो उसमें बहुत ज्यादा एरर आएगी। मान लो उसने 0.8 वोल्ट ही बताया या 0.7 वोल्ट ही बताया, तो उसमें जो एरर है, जो परसेंटेज एरर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो बहुत ही लार्ज होगी कंपैरेटिव टू द पोटेंशियोमीटर। सो दैट्स व्हाई वी डिजाइन द पोटेंशियोमीटर। नाउ व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? बेसिक अगर इंट्रोडक्शन देना है, डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस across the cell or across a component, okay, and it is also uses the null deflection method। यहाँ भी हम गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन को जीरो करके रीडिंग लेते हैं। we take the reading in the potentiometer at null deflection of galvanometer। तो जब गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन पर आएगा, इसीलिए यहाँ पर सेल से जब हम उसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो सेल से फ्लो होने वाली करंट जीरो होती है, और जब करंट जीरो होगी तो सिचुएशन में सेल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो एग्जैक्ट आपको वही मिलेगा जो होना चाहिए, और उसी वोल्टेज को हम फिर क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे। बताया था मैंने, सेल के अक्रॉस अगर करंट या सेल में से कोई करंट फ्लो नहीं होती तो उसके अक्रॉस वोल्टेज को हम ईएमएफ कहते हैं, और जब सेल से करंट फ्लो हो रही होती है तो वोल्टेज को हम टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। ओके, तो यहाँ हम नल डिफ्लेक्शन मेथड को यूज लेते हुए वोल्टेजेस या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, और इसमें एरर जो है वो जीरो रहती है, एरर नहीं आती क्योंकि जीरो करंट के फ्लो के अमाउंट में हम रीडिंग ले रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन आइडियल वोल्ट मीटर। ओके, सो नोट डाउन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर। इट इज an instrument used to measure potential difference or EMF of cells। सेल्स के वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस को सेल्स के ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने की का एक इंस्ट्रूमेंट है। Here the potential difference is measured with null deflection in galvanometer। गैल्वेनोमीटर हमने ये तीनों जो यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े, फर्स्ट वन व्हीटस्टोन ब्रिज, सेकंड वन मीटर ब्रिज एंड थर्ड वन इज दिस पोटेंशियोमीटर। तीनों में हमने गैल्वेनोमीटर यूज लिया, इनमें कॉमन जो चीज है वो बता रहा हूँ, और तीनों में ही नल डिफ्लेक्शन की सिचुएशन में रीडिंग नोट की जाती है। ओके, तो these three things are common, or these things are common in all these three instruments। Okay, so deflection in galvanometer, so the error in measurement of potential difference is zero, and hence it is also called ideal voltmeter। Okay, it is also called ideal voltmeter। Clear?
सो व्हाई इट इज कॉल्ड, ये क्वेश्चन वाइवा में भी पूछा जाता है, व्हाई द पोटेंशियोमीटर इज कॉल्ड आइडियल वोल्टमीटर। तो आपको इस वे में आप आंसर देना है कि वी यूज हियर अ गैल्वेनोमीटर, नल डिफ्लेक्शन पे रीडिंग नोट कर रहे हैं, तो इसमें नल डिफ्लेक्शन है, इस सिचुएशन यानी करंट फ्लो नहीं करती पोटेंशियोमीटर के थ्रू, और करंट फ्लो नहीं करती तो वो आइडियल वोल्टमीटर कहलाता है। इसको आइडियल क्यों नहीं कहा, क्योंकि यहाँ वोल्टमीटर के थ्रू करंट फ्लो कर रही है। ओके, तो ये पॉइंट जो यहाँ पर मैंने बताया इसको भी मैं नोट करा देता हूं। यूजुअली वोल्टमीटर डज नॉट मेजर actual value of potential difference due to its internal या due to its self resistance। इसका खुद का जो रेजिस्टेंस होता है उस रेजिस्टेंस के कारण ये एक्चुअल वैल्यू को मेजर नहीं कर पाता। ओके, इसको हम आर वी से लिख सकते हैं, आर वी इज इट्स सेल्फ रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस भी कह सकते हो। ओके, तो ड्यू टू इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस सम करंट फ्लोज थ्रू इट एज शोन। ओके, ये पूछे तो ही लिखना। तो ये एक डायग्राम बना लो वोल्टमीटर के केस में, और यहाँ पर एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस क्या मेजर होना चाहिए और मेजर क्या हो रहा है, तो इसमें ये डिफरेंस जो आ रहा है ये एरर प्रोड्यूस करता है। ओके, अगर आपको परसेंटेज एरर फाइंड करना है तो इन दोनों का डिफरेंस अपॉन एक्चुअल वैल्यू इनटू 100%, तो परसेंटेज एरर आ जाएगी। ओके, तो नोट डाउन। Now, suppose you have a wire, okay, and the wire having the uniform cross-sectional area, जिसको हम यूनिफॉर्म वायर भी बोल देते हैं। ओके, इन शॉर्ट यूनिफॉर्म वायर मीन्स जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो, यूनिफॉर्म हो। तो यूनिफॉर्म वायर हमारे पास में है और हम उस वायर में स्टडी करंट फ्लो करा रहे हैं। ओके, सम स्टडी करंट इज फ्लोइंग थ्रू दैट वायर। Uniform wire, steady current flowing, the temperature of wire is almost constant and material of wire is also constant. We are not changing the wire. Same wire, same length means total length of the wire is same and same cross sectional area, same current is flowing. मेन 3 पॉइंट मैं कहूंगा, अगर टेम्परेचर और मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी वायर की सेम होगी। तो सपोज करो अगर हमारे पास ये 3 पैरामीटर करंट, रेजिस्टिविटी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर ये तीनों, अगर इनको 2 ही टर्म में बताना हो तो मैं एरिया और करंट को डिवाइड करके करंट डेंसिटी वर्ड यूज ले सकता हूं, क्योंकि करंट अपॉन एरिया क्या होगा, करंट डेंसिटी। लेकिन करंट डेंसिटी कांस्टेंट होने का मीनिंग ये भी नहीं होगा कि आई और ए दोनों कांस्टेंट है। अगर मान लो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, बट रेशियो कांस्टेंट है तो जे कांस्टेंट रह सकता है। इसलिए उस वे में मत जाओ, हम ये कहेंगे कि करंट कांस्टेंट है उस वायर के थ्रू, यानी ये अगर सपोज करो हमारे पास वायर है तो इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हम कांस्टेंट ले रहे हैं। Okay, this is the cross-sectional area of the wire A. It is constant. The current flowing through wire is also constant, and the density of wire is also constant. In these 3 conditions, okay, with these 3 conditions, the voltage across the wire is directly proportional to the length of that wire. Voltage across any 2 points of the wire, we can say even, okay, any 2 points के बीच में जो वोल्टेज अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू होगी वो वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसको समझना, इसका क्या मीनिंग है। अगर मैं सपोज करो आप वोल्टेज मेजर करने के लिए हम वोल्टमीटर लगा देते हैं, बट एक्चुअल में यहाँ
हाँ अंकिता ज्वाइन कर दिया है मैंने तुम्हें, ठीक है। यहाँ क्या है ना, एक्चुअली बार बार ये परमिशन देनी पड़ती है, मीटिंग लॉक है, तो क्या अदर स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हैं, फिर परेशान करेंगे, कोई मतलब नहीं है। So if these three parameters or these three terms of the wire is constant, then the voltage across any 2 points of the wire will be directly proportional to its length. इसको मैं मैथमेटिकली भी समझाऊंगा, एक बार इसको डायग्रामेटिकली समझ लो। इसका मीनिंग क्या है, देखो ये हमारे पास वायर है, अब थोड़ी देर के लिए वोल्टेज मेजर करने के लिए हम मान लेते हैं कि वोल्ट मीटर हमने यूज लिया। तो अगर हम वोल्ट मीटर को यूज ले, यहाँ पर सपोज दिस इज द वोल्ट मीटर, इफ वी यूज द वोल्ट मीटर देन व्हाट हैपन, इस वोल्ट मीटर का मान लो एक टर्मिनल मैंने यहाँ कनेक्ट किया, सेकेंड टाइम मैंने वोल्ट मीटर को यहाँ कनेक्ट किया, थर्ड टाइम वोल्ट मीटर को यहाँ कनेक्ट किया, और अलग अलग यहाँ पर वोल्टेजेस मिल रहे हैं। यहाँ वोल्टेज V1 है फॉर लेंथ L1, यहाँ वोल्टेज V2 है इन दोनों पॉइंट्स पर, इन दोनों पॉइंट्स के लिए, ठीक है, V2 वोल्टेज फॉर लेंथ L2, एंड द थर्ड वन के लिए यहाँ वोल्टेज है V3 फॉर लेंथ L3। देन देखो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वोल्टेज भी इंक्रीज होगा, एज वी इंक्रीज द लेंथ the voltage will also increases. So that is the condition that V is proportional to L. V is proportional to L. ये इक्वेशन एक यहाँ पर ध्यान रखना, ये V कई बार E की टर्म में लिखा जाता है जो EMF हम बोलते हैं, तो EMF को हम यहाँ अगर लिखें तो E proportional to L कह सकते हो। जब ये proportionality साइन रिमूव करते हैं then we get a constant which is K times of L. V equals to KL, and this K is what? This K is V upon L, and its name is potential gradient. Potential gradient. इसकी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट के जैसी होती है, वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट सेम होती है, ओके, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की भी यूनिट इन दोनों के सेम होती है। बताया था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी एक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इन तीनों की यूनिट सेम होगी। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या, यूनिट लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप, कि 1 सेंटीमीटर में कितना वोल्टेज आ रहा है हर 1 सेंटीमीटर के बाद अंदर, उसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, ओके। तो okay, so when we increase the length of the wire the voltage will also increases. अब ये क्यों होता है इसको आप मैथमेटिकली फॉर्मूला से समझना। सिंपल हम एक ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ हमारे पास क्या है, V equals to IR, ओके। R को अगर हम इन टर्म्स ऑफ लेंथ लिखते हैं तो हमने एक डेरिवेशन, एक लॉ पढ़ा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टर, वहां से हम R को क्या लिख सकते हैं, इट इज रो L by A. R is what? It is रो L by A. तो इट विल बी I रो L by A. तो देखो इस तीनों टर्म को मैं एक साथ लिख रहा हूं और L वाली टर्म को मैं अलग कर देता हूं। तो मैं अगर कहूं कि I रो और A कांस्टेंट है, जैसा मैंने यहां कहा था, these three are constants. If these three terms are constant, then we can say this V is proportional to L. तो मैथमेटिकली यानी ओम्स लॉ से हम इस तरह से बता सकते हैं, और अगर हमको केवल लैंग्वेज में बताना है, हमको ओम्स लॉ में एक्सप्लेन कर सकते हो, बट केवल लैंग्वेज में कहोगे तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। और पोटेंशियल ग्रेडियंट को के लेटर से लिखा जाता है, ये ध्यान रखना, स्मॉल के से हम इसको लिखते हैं, दैट इज वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, और वोल्ट पर मीटर इसकी यूनिट आती है, ओके, वोल्ट पर मीटर इज इट्स यूनिट। और अगर हमें यहाँ EMF लिखना हो तो EMF के लिए हम लिखते हैं E equals to KL। ये एक्चुअल में इक्वेशन हम मोस्ट कॉमनली यूज लेंगे बिकॉज वी ऑलवेज टॉक अबाउट द EMF इन बोथ द एप्लीकेशंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो जो दोनों एप्लीकेशंस हम करने वाले हैं उस एप्लीकेशन में वी यूज द टर्म EMF। तो EMF हो चाहे वोल्टेज हो, दोनों के लिए वैलिड है।
हम टर्मिनल वोल्टेज के लिए भी इस इक्वेशन को लिखेंगे, तो वहां हम V इक्वल्स टू के एल लिखेंगे। तो ध्यान रखना K क्या है यहाँ पर, K is what? K is I rho by A. This is the expression of K. Clear? This one is the expression of K, I rho by A. So इसके प्रिंसिपल का लैंग्वेज लिख लेते हैं एक बार। When steady current flows through a wire when steady current flows through a wire of uniform cross section and very important principle of potentiometer, okay, uniform cross section and resistivity, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी में नेचर और टेम्परेचर दोनों आ गए, तो अपने को अलग से नहीं लिखने की जरूरत है कि नेचर रिमेन्स कांस्टेंट एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो क्रॉस सेक्शन भी यूनिफॉर्म है और रेजिस्टिविटी भी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म वर्ड इज यूज्ड फॉर बोथ द टर्म्स। ओके, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड रेजिस्टिविटी, देन द पोटेंशियल drop across any 2 points is directly proportional to length between the wire, directly proportional to distance between both points। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस या लेंथ जो है दोनों पॉइंट्स के बीच की, उस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये एक इक्वेशन, जहां कहीं भी पोटेंशियोमीटर मिले एक ही इक्वेशन है। मीटर ब्रिज जहां भी मिले मैंने बताया एक ही इक्वेशन है, S इक्वल्स टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। ओके, पोटेंशियोमीटर में ही हम थर्ड पॉइंट ले रहे हैं, कंस्ट्रक्शन। So the construction of potentiometer, it is consist of a wire which is having uniform cross sectional area and made by the alloy like nichrome, nickel, constantan or magnet, nichrome, constantan or magnet, okay, and having the resistivity almost constant, do not depend on the temperature or do not vary largely with the temperature, and the length of wire which is taken in potentiometer varies from 4 meter to 10 meter। प्रैक्टिकली जब हम प्रैक्टिकल लैब में इसको प्रैक्टिकल करेंगे, इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, देन वी टेक द वैल्यू ऑफ दिस लेंथ ऑफ द वायर इक्वल्स टू 10 मीटर। ओके, सो 10 मीटर लेंथ हम वायर लेते हैं, यानी वायर एक ऐसा लेंगे जिसकी लेंथ कितनी हो, 10 मीटर के इक्वल हो, और उस 10 मीटर लेंथ वायर में यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होगा और उसकी रेजिस्टिविटी भी हाई रहेगी और कांस्टेंट रहेगी। और रेजिस्टिविटी कांस्टेंट का मीनिंग टेम्परेचर के साथ रो का वेरिएशन वहां पर नहीं रहेगा। ओके, तो उसके लिए हम एलॉयज का वायर यूज लेते हैं। उस वायर में हम एक स्टडी करंट फ्लो कराते हैं, एंड स्टडी करंट फ्लो कराने के लिए वी रिक्वायर्ड अ बैटरी, ओके, अलोंग विद द की। अब सम टाइम वी to take the different observations, we also connect a rheostat along with it, and also if you have to find the potential gradient for the given potentiometer, then to measure the current we also use an ammeter।
ओके तो अमीटर भी यूज लिया जा सकता है, बट इन लेबोरेटरी व्हाइल वी परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट वी डू नॉट यूज द अमीटर बिकॉज वी डू नॉट मेजर दिस वैल्यू ऑफ के प्रैक्टिकली. Yeah, so in this situation there are two different ways. इस कंस्ट्रक्शन या सर्किट को बनाने के दो डिफरेंट तरीके हैं. इन फर्स्ट वे वी यूज 10 वायर्स ईच ऑफ 1 मीटर लॉन्ग. अब देखो इसमें भी क्या होता है कि अगर सपोज करो हम एक ही वायर लें जिसकी लेंथ 10 मीटर लॉन्ग हो, तो उस एपरेटस की साइज कितनी बड़ी हो जाएगी. उस बोर्ड की, जिस वुडन बोर्ड पे हम ये वायर लगाएंगे वो 10 मीटर की लेंथ रखेगा, तो दैट इज नॉट प्रैक्टिकली गुड. तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ 1 मीटर के वायर्स लेते हैं जिनको पैरेलल अरेंज करते हैं, रखते पैरेलल है बट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. इनको आपस में इस तरह से सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, और ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा इन सारे वायर्स का, ये टोटल लेंथ कितनी क्रिएट करेगा, द टोटल लेंथ विल बी 10 मीटर. तो 1 मीटर लेंथ के 10 वायर्स हम डायग्राम में भी शो कर सकते हैं. और दूसरा तरीका यह है कि एक ही वायर शो करो और उसकी लेंथ हम लिख देते हैं वेरीड फ्रॉम 4 मीटर टू 10 मीटर. okay so there are two different ways in which we can draw the circuit diagram for the potentiometer. so in इस दोनों डायग्राम्स को मैं यहाँ पर ट्रेस करता हूँ. देखो फर्स्ट डायग्राम की अगर हम बात करें, फर्स्ट वायर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9 and 10. okay so these are the 10 wires each of having 1 meter length. इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है, हर एक वायर की बात कर रहा हूं. ओके एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज वाया कॉपर स्ट्रिप और मेटल स्ट्रिप. तो उस यहां पर जो हम सीरीज कनेक्शन करेंगे, यहां हम स्ट्रिप यूज लेंगे लाइक दिस. ठीक है, दिस स्ट्रिप इज यूज्ड हियर आल्सो, हियर एंड सो ऑन. तो इस स्ट्रिप ने क्या किया, इन सारे वायर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया. okay the starting point and this ending point of the wire, this point is A and this point is B. The length, balancing length यहाँ भी measure की जाएगी and that balancing length is always measured from the point A. okay now again here in this case we use a battery, a key, we can also use an ammeter A and a rheostat. To take different observations we can use the rheostat RH. okay rheostat क्या होता है मैं explain कर चुका हूँ. This is the key, this is positive negative terminal of the voltage and this voltage is not important. इस बैटरी का वोल्टेज कितना है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखता, न ही वो हमारे किसी डेरिवेशन में या कैलकुलेशन में यूज आएगा. ओके ओनली वी रिक्वायर्ड is the EMF of the cell, जो सेल हम यहाँ पर अटैच करने वाले हैं. okay now suppose in this situation the constant current I will flow. अगर हम रियोस्टेट की पोजीशन को फिक्स रखते हैं then the current flowing through this wire will be constant. okay अगर रियोस्टेट की पोजीशन चेंज हो गई then the current will different, current will change. okay so in this situation the rheostat is kept at constant position or at the same position. okay the current flowing through this direction from positive to negative, the terminal of ammeters are like this, negative to negative and positive to this positive. okay now again suppose we connect, जिस सेल का हमें EMF कैलकुलेट करना है उस सेल को हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं. okay along with key we can also connect and the second terminal of key is connected with the galvanometer. यहाँ हम एक galvanometer यूज लेंगे for making the zero current through this loop. अभी बताता हूँ मैं, जिससे कि डिफ्लेक्शन galvanometer में जीरो आ सके. so the second terminal of galvanometer connected with the jockey and this jockey is moved from point to point through this wire.
and also we measure the balancing length here, like we measured in case of Wheatstone bridge and meter bridge. Okay, so in case of meter bridge only. So in case of this one, this is the balancing length from A point to this J point. Suppose this point is also J. तो यहाँ पर balancing length क्या होगी? The balancing length will be distance from A to J. A पॉइंट से J पॉइंट तक की डिस्टेंस आती है ये. ओके, नाउ कब कैसे कैलकुलेट करते हैं दिस? लेट द ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज E. तो वी कनेक्ट दिस पर्टिकुलर सर्किट एंड move this jockey J on different points of the wire and check where the diffraction of galvanometer becomes 0. तो जब यहाँ इसमें डिफ्लेक्शन 0 आ जाएगा तब उस सिचुएशन में यहाँ जो फ्लो होने वाली करंट है, इसको अगर मैं आई डैश कहूं, देखो पाथ देखना, दिस वन पाथ, इस पाथ के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या है? 0 है. इसीलिए गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है. दिस करंट इज नॉट 0. रिमेंबर, दिस करंट इज कांस्टेंट. I is constant here. I dash will become 0 when the galvanometer shows null deflection. यहाँ दो लूप बने हुए हैं. एक लूप तो है ये वाला जो सारे 10 वायर्स को कवर कर रहा है. इस लूप की करंट 0 नहीं होती. दूसरा लूप है यहाँ पर ये A से J पॉइंट को ज्वाइन करना और J से वापस यहाँ गैल्वेनोमीटर के थ्रू आना. तो दिस सेकेंड पॉइंट के थ्रू करंट जो है वो क्या आती है? 0 आती है. तो उस सिचुएशन में हम इक्वेशन लिख लेते हैं E equals to K times of this length between points A and J. ओके, ये जो लेंथ हमने बैलेंसिंग लेंथ मेजर की, इसको स्मॉल एल भी लिख सकते हैं. ये स्मॉल एल जो है यहाँ पर, या ये कैपिटल एल ए और जे के बीच में, उसको के से मल्टीप्लाई कर दो. अब अगर के आपको नोन नहीं है तो आपको के भी फाइंड करना पड़ सकता है. और के फाइंड करने का तरीका क्या है? आई रो बाय ए. ओके, आई कैसे मेजर करोगे? यूजिंग दिस अमीटर. करंट आ जाएगी अमीटर की हेल्प से. रो जो अगर मान लो हम नाइक्रोम का वायर लगा रहे हैं या मैग्नीन का वायर लगा रहे हैं, तो हर एक वायर के लिए रो की वैल्यू फिक्स्ड होती है. उसकी टेबल आपको नेट पे भी मिल जाएगी, बुक्स में भी मिल जाएगी. जैसे मैग्नीन के लिए इसकी वैल्यू 48 × 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर है. तो ये रो की वैल्यू फिक्स्ड है, तो वो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. एरिया ऑफ द वायर, ये जो ब्रिज वायर है या पोटेंशियोमीटर वायर है, इस वायर का एरिया हम पाई आर स्क्वायर से मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज. तो इफ सपोज प्रैक्टिकली आपको वाइवा में पूछा जाता है कि आपको एक सिंगल सेल का ईएमएफ फाइंड करना हो यूजिंग द पोटेंशियोमीटर, तो कैसे फाइंड करोगे? तो फर्स्ट बैलेंसिंग लेंथ तो हम मेजर करेंगे यूजिंग पोटेंशियोमीटर. अमीटर भी करंट भी मेजर करेंगे यूजिंग अमीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी मेजर करेंगे यूजिंग स्क्रू गेज. And substitute all these values in this expression to find the EMF of the EMF required for the cell or given cell. तो ये वोल्टेज मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर यूज आता है एंड यूजिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. ओके, तो इसको लिख लेते हैं दो तीन. एक और देखो, सेकेंड जो वे मैं बता रहा था यहाँ पर, ये तो कल हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी. The another way to draw the same circuit diagram, and that is the simplest way, or that way is mostly used for the numerical problem. So that way is what? Only we use a single wire. Okay, this point is A and this point is B. We connect a battery, key, ammeter and the rheostat. Okay, to pass a steady current through this wire AB, and the cell is connected here, जिसका EMF हमें फाइंड करना है, जिसका वोल्टेज हमें कैलकुलेट करना है, along with the key and the galvanometer, and second terminal of galvanometer is connected to the J, and this is the balancing length LAJ अगर हम इसको लिख रहे हैं तो. okay, the same balancing length LAJ. इसको हम शॉर्ट में स्मॉल एल भी लिख सकते हैं. ओके, सो दिस इज द सर्किट, दिस इज द सिंपल सर्किट. हियर वी कैन से दैट लेंथ बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज 4 मीटर टू 10 मीटर. ओके, हियर द लेंथ बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी विल बी फ्रॉम 4 मीटर टू 10 मीटर. इट इज वेरिएबल लेंथ. ओके,
सो बोथ द सर्किट्स आर सेम। एक और हो सकता है कि दिस लेंथ ऑफ द वायर, या यहाँ पर आपको 4 वायर भी मिल जाए, 5 वायर मिल जाए, 6 वायर मिल जाए, तो जरूरी नहीं है कि 10 सीरीज में या 10 वायर इस तरह से कनेक्टेड हो। मे बी 4 वायर्स कनेक्टेड, मे बी 5 वायर्स आर कनेक्टेड एटसेट्रा। तो all these shows the same potentiometer circuit diagram, and this circuit diagram is most important। सर्किट डायग्राम के खुद के अपने अलग से मार्क्स होते हैं। अगर आपको 3 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा तो 1 मार्क सर्किट डायग्राम का होगा। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन मिलता है तो आपको 2 मार्क का डायग्राम के मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। Okay, so remember the circuit diagram for the potentiometer। Even for the practicals you have to remember the circuit diagram। practical में भी आपको डायग्राम पहले ड्रॉ करना होता है, वेरीफाई कराना होता है, फिर उसको सर्किट पर आपको क्रॉस चेक करना है या सर्किट असेंबल करना होता है अकॉर्डिंग टू डायग्राम ड्रॉन ऑन द पेपर। ओके, तो रिमेंबर दिस सर्किट डायग्राम। एक और पॉइंट, दिस सर्किट, ये जो हमने यहाँ सर्किट बनाया है जिसमें बैटरी की एमीटर और रियोस्टेट लगाए, दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्किट। ओके, इसको हम नाम देते हैं ऑक्सिलरी सर्किट। एंड दिस ऑक्सिलरी सर्किट प्रोवाइड्स स्टेडी करंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर। ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसमें ये स्टेडी करंट फ्लो कराने के यूज आता है। ओके, सो ड्रॉ द सर्किट डायग्राम्स। हम इसकी कंस्ट्रक्शन में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ a wire of uniform cross section, and resistivity। This uniform word is used for both cross section and resistivity। ठीक है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी दोनों लिख सकते हो। ओके, ऑफ लेंथ 4 मीटर टू 10 मीटर एंड मेड बाय alloy like magnet। okay, the wire connected with battery, key, ammeter and rheostat as shown। ओके, तो यहाँ पर बैटरी की अमीटर रियोस्टेट इनके साथ में ये वायर कनेक्टेड होता है जैसा हमने डायग्राम में शो किया है। टोटल लेंथ इस वायर की 10 मीटर है प्रैक्टिकली जो हम यूज लेते हैं। ओके, और इसके साथ में स्केल भी अटैच होती है लाइक दिस। ठीक है, द स्केल इज आल्सो अटैच्ड विद दिस वायर। Suppose this is 1 centimeter, this is 2 centimeter, and so on. This is 100 centimeter. Meter scale is attached. Meter scale means a scale of 1 meter long is called the meter scale. फिर नेक्स्ट लिखना है इसमें, ये दोनों डायग्राम ड्रॉ कर लेना। The cell whose EMF is to be measured is connected from point A through galvanometer G। ठीक है, थ्रू गैल्वेनोमीटर को मैं सिंपल जी लिख रहा हूं। जी मींस गैल्वेनोमीटर। ओके, थ्रू जी एज शोन। तो जिस सेल का ईएमएफ हमें कैलकुलेट करना है, ईएमएफ को भी ब्रैकेट में ई लिख लेते हैं। तो जिस ईएमएफ को हमें कैलकुलेट करना है वो ईएमएफ, ये दोनों एक ही डायग्राम में, ध्यान रखना, दोनों में से कोई भी एक ड्रॉ करना। नो नीड टू ड्रॉ बोथ द डायग्राम्स।
ओनली मैंने दोनों इसीलिए बताया क्योंकि हो सकता है आपको न्यूमेरिकल में ये डायग्राम मिल जाए या ये डायग्राम मिल जाए। तो अगर मैंने ये बताया और ये मिल गया तो वहाँ कंफ्यूज हो गए कि 10 वायर्स बताए थे सर ने तो, और ये बता दिया और ये नहीं बताया तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ने तो एक वायर ही बताया था। इसलिए मैंने दोनों बताया, और जरूरी नहीं है एक और 10 ही हो, 4 वायर्स भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 2 3 भी हो सकते हैं, लेंथ आपको गिवन हो सकती है। ओके, लेकिन जितनी ज्यादा लेंथ लेते हैं ना उसकी सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा बढ़ती है। ओके, सेंसिटिविटी का रिलेशन है लेंथ से, मैं आगे चल के बताऊंगा इस बारे में। तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी, इसीलिए हम यहाँ पर लेंथ वायर की 10 मीटर रखते हैं प्रैक्टिकली भी। ओके, द पॉइंट J या द सेकेंड टर्मिनल ऑफ galvanometer is connected with jockey and a point is found on wire for which G shows null deflection यानी गैल्वेनोमीटर जहां नल डिफ्लेक्शन शो करता है उस पॉइंट को हम वायर पर फाइंड करते हैं। ओके, वी फाइंड अ पॉइंट ऑन द वायर फॉर विच द गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, और उसी पॉइंट की ए से डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे, बैलेंसिंग लेंथ। तो नोट डाउन अप टू दिस वन। The distance between point A and J is called balancing length। Okay, is called balancing length, और इसको सपोज हम स्मॉल l से लिखते हैं। तो फ्रॉम प्रिंसिपल we can write this E equals to K times of L, where L is what? This L is distance between the point A and J, and this L can be measured with the help of this scale. Okay, can be measured by scale attached। जो स्केल इस पोटेंशियोमीटर के ब्लॉक पर या पोटेंशियोमीटर का जो एपरेटस है उसके साथ में अटैच है, उस स्केल से हम इस एल को मेजर कर लेते हैं। ओके, अब देखो इसको भी मेजर करना वैसे मैं प्रैक्टिकल लैब में सिखाऊंगा इसको बेटर वे में। देखो दिस डिस्टेंस इज 100 सेंटीमीटर, तो 100, 200, 300, 400 तो ऑलरेडी हो गई। फिर ये डिस्टेंस हम मेजर करते हैं स्केल पे। पहले तो हम नंबर ऑफ वायर कैलकुलेट कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4 वायर तो कंप्लीट आ रहे हैं, तो 400 सेंटीमीटर तो ये हो गई। फिर ये डिस्टेंस सपोज करो ये 60 सेंटीमीटर है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, सपोज इट इज 60 सेंटीमीटर, तो टोटल बैलेंसिंग लेंथ क्या हो गई यहाँ 460 सेंटीमीटर। ओके, तो इन दिस वे वी कैन मेजर दिस बैलेंसिंग लेंथ। ओनली बैलेंसिंग लेंथ स्केल पे कौन सी मेजर करेंगे, जो लास्ट वाला वायर है, और उसके अलावा जितने भी वायर्स हैं वो सारे हम काउंट करके उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो उतना 100 400 जैसे फॉर एग्जांपल हियर ये 400 तो ये हो गया, और 60 सेंटीमीटर और इसमें ऐड कर दो तो 460 विल बी द बैलेंसिंग लेंथ। ओके, के की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर मान लो हमारे पास एक ही सेल है जिसका वोल्टेज हमें कैलकुलेट करना है, तो K की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, हियर K इज इक्वल्स टू I रो बाय A। I को हम मेजर करेंगे यूजिंग अमीटर। ओके, और एरिया को मेजर कर सकते हैं यूजिंग स्क्रू गेज।
और किसके इक्वल होगा ये एरिया, इट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, दिस एरिया विल बी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो यूजिंग स्क्रू गेज वी कैन फाइंड द एरिया, करंट यूजिंग अमीटर एंड रो कैन बी मेजर्ड यूजिंग टेबल, जो आपको ऑनलाइन में मिल जाएगी या आपको बुक्स में भी मिल जाएगी। इसकी वैल्यूज फिक्स्ड होती है जो वायर हम यूज लेते हैं या लेबोरेटरी में आपको गिवन होगी। ओके, रो भी लिख लो यूजिंग टेबल्स। सो दिस इज द प्रिंसिपल, और उसी सॉरी कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन के साथ ही मैंने इसकी वर्किंग भी एक्सप्लेन कर दी। तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एक साथ ही हेडिंग लगा लेना, जो पहले मैंने केवल कंस्ट्रक्शन लिखा था एंड वर्किंग भी लिख देना, क्योंकि यहाँ से हमने वर्किंग स्टार्ट कर दी, जहां हमने नल डिफ्लेक्शन की बात की और फिर बैलेंसिंग का लेंथ फाइंड करके इक्वेशन बता दी, तो ये इसकी वर्किंग में इंट्रोड्यूस हो गया। ओके, या वर्किंग में काउंट हो गया। सो जो हेडिंग हमने लिखी थी कंस्ट्रक्शन, उसके साथ में वर्किंग भी ऐड कर लेना। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियोमीटर्स प्रिंसिपल, इंट्रोडक्शन, वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हम लेंगे दो एप्लीकेशंस है इसकी, एप्लीकेशंस ऑफ द ओके, सो एप्लीकेशंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर। एप्लीकेशंस में हमारे पास दो एप्लीकेशंस है जिनको हमें प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करना है और थियोरेटिकली भी यहाँ पर उसको समझना है। तो ये जो कुछ टॉपिक्स है ना, जैसे मीटर ब्रिज हुआ, पोटेंशियोमीटर हुआ, ये आपको डबल मार्क्स गेन कराते हैं, प्रैक्टिकली भी और थियोरेटिकली भी। ओके, प्रैक्टिकली भी मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर आने के कई चांसेस होते हैं, क्योंकि आउट ऑफ 15 5 प्रैक्टिकल्स इन दो पर ही बेस्ड होंगे। ओके, इन दो एपरेटस पर। तो पहला हम इसकी एप्लीकेशन लेते हैं। द फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। ओके, दो प्राइमरी सेल्स के ईएमएफ्स को कंपेयर करना। अब ईएमएफ्स को कंपेयर करने का यहाँ मीनिंग होगा कि वी फाइंड द रेशियो ऑफ द ईएमएफ्स, ओके, E1 upon E2, और वी फाइंड द वैल्यू ऑफ E1 इन टर्म्स ऑफ E2, कि E2 जो है वो E1 का कितना टाइम्स है, तो वो कितना टाइम्स है वो फैक्टर हम यहाँ बैलेंसिंग लेंथ की टर्म में मेजर कर सकते हैं। एंड इन केस ऑफ बोथ द एप्लीकेशन नो नीड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ K, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसको कैलकुलेट करने की यहाँ पर जरूरत नहीं होती। ओके, सो कैसे हम इसमें कंपेयर करें, सबसे पहले तो सर्किट डायग्राम इसका समझना। इस सर्किट डायग्राम में आपको ये एमीटर लगाने की वैसे जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू यूज अमीटर हियर प्रैक्टिकली आल्सो। ओके, ओनली यूज दिस रियोस्टेट। रियोस्टेट भी हम किस लिए यूज ले रहे हैं, टू टेक डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि प्रैक्टिकल जब भी हम करते हैं तो एक सिंगल ऑब्जर्वेशन नहीं लेते, वी यूज मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो वो जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हम लेंगे, फॉर दैट वी यूज हियर द रियोस्टेट। करंट को, स्टडी करंट को चेंज करके वी विल चेंज द बैलेंसिंग लेंथ, और उससे हम कंपेयर करेंगे ईएमएस के रेशियो को या ईएमएफ्स को। तो देखो इसमें क्या क्या आता है, जो फर्स्ट सेल है उसको हम यहाँ कनेक्ट करेंगे along with the key, and the second cell is connected in parallel with this one along with the another key. Suppose this key is K1, this key is K2, and this key is K. Okay, this key K is always remains on। जब भी हम प्रैक्टिकल ले रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इसको हमें प्रोसेसर के दौरान या थ्रू आउट द प्रैक्टिकल ऑन रखना है। सेकेंड, यहाँ इन दोनों कीज को हम कनेक्ट कर देते हैं, and their combination is connected with the galvanometer। This connection connected with galvanometer, and second terminal of galvanometer is connected with the jockey। Okay, and this one is key K2 and this one is key K1। यहाँ हमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल को कंसिडर नहीं करना है। ओके, देयर इज नो यूज ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, वो कंसिडर यहाँ नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, और वो वोल्टेज कब मेजर कर रहे हैं, जब सेल में से कोई करंट पास नहीं हो रही,
और जब करंट पास नहीं होती तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ही ईएमएफ कहलाता है, और ईएमएफ कांस्टेंट होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ वेरी नहीं होता। ओके, ईएमएफ इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी और आइडेंटिटी ऑफ अ सेल। तो यहाँ हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे, K1 K2 इसका प्रोसीजर लिखना है। सबसे पहले तो द सेल्स whose EMFs are to be compared of values E1 and E2 are connected along with the keys K1 and K2 as shown in the circuit। तो एक लाइन यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हम ये ऐड कर सकते हैं, the cells of E1 of EMF E1 and E2 are connected along with keys K1 and K2 as shown in figure or as shown in the circuit diagram। ओके, रिमेनिंग डायग्राम हमने बना दिया, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। चाहो तो ज्यादा लिख सकते हो कि दिस सर्किट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्किट। इसको हम, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्किट। और ऑक्सिलरी सर्किट का यूज क्या है, why it is called auxiliary circuit, because it provide a constant or steady current through the wire of the potentiometer। okay, this is the use of this auxiliary circuit कि ये constant current I इसमें flow होती रहे। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, अब अपने को प्रोसीजर लिखना है। प्रैक्टिकली एप्लीकेशन जब हम कर रहे हैं तो वी राइट द प्रोसीजर। सो व्हाट इज द प्रोसीजर, फर्स्ट वी स्विच ऑन दिस की K1 एंड कैप दिस की K2 ऑफ। तो इसको जब आप ऑन कर दोगे देन दिस सर्किट विल बी एक्टिवेटेड। ओके, वी मूव दिस जॉकी J ऑन द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर टू फाइंड नल डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, एंड वेयर वी गेट द नल डिफ्लेक्शन वी मेजर दिस बैलेंसिंग लेंथ। ओके, और इस बैलेंसिंग लेंथ को हम कैपिटल L नहीं स्मॉल l ही ले लेते हैं। ओके, एंड फॉर द सेल E1 द बैलेंसिंग लेंथ इज सपोज L1। ओके, E1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ को हम क्या सपोज कर लेते हैं, दैट इज L1। L1 इज मेजर्ड फ्रॉम पॉइंट A। L1 को हम A पॉइंट से मेजर करेंगे, ये ध्यान रखना। ओके, देन अगर हमने ये वाली डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस हमने मेजर कर ली तो सिचुएशन में हम इक्वेशन क्या बना सकते हैं, E1 इक्वल्स टू KL1। K वहां क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो E1 इक्वल्स टू KL1 विल बी द इक्वेशन। उस समय क्या होगा, देखो इस पाथ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, फ्रॉम दिस पाथ नो करंट विल बी फ्लोइंग, और उस समय जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा दैट विल बी EMF। तो इक्वेशन बनेगी अपने पास E1 इक्वल्स टू KL1। ओके, so E1 equals to KL1, we obtain the equation this for keeping on K1 and keeping this K2 key off। So write down its procedure। First we switch on key K1 and kept K2 off and measure balancing length L1 for cell of EMF E1 by null deflection in galvanometer। गैल्वेनोमीटर जी, यानी कि K1 को ऑन किया, K2 को ऑफ किया, बैलेंसिंग लेंथ L1 फाइंड की, और E1 सेल के लिए फॉर नल डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। ओके, सो इक्वेशन विल बी therefore and for which, for this we can write this E1 equals to KL1, equation number 1। now second, what will we do, the second we switch on this key K2 and cap this key K1 off। K1 को ऑफ करना है, K2 को ऑन करना है, तो उस समय लूप कौन सा एक्टिवेट होगा, ये वाला। ठीक है, ये हट ही गए, रिमूव हो गए एक तरह से यहाँ से,
तो इस लूप में हमें क्या करना है, करंट को जीरो करना है। तो अगेन वी फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ फॉर दिस सेल E2 और उस बैलेंसिंग लेंथ को हम L2 कह देंगे। ओके, सो नाउ वी कीप K1 ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एंड K2 ऑन। K1 को ऑफ कर दिया, K2 को ऑन कर दिया, एंड अगेन फाइंड बैलेंसिंग लेंथ L2, balancing length L2, and for this the equation will be what, E2 equals to KL2. This is equation number 2. Okay, so it is very easy, बहुत ही easy है इसका प्रोसीजर। कुछ नहीं करना, एक बार इसकी को ऑन करो, एक ही की दी जाती है ऑन ऑफ करने के लिए। इसको ऑन किया, बैलेंसिंग लेंथ L1 फाइंड की, इसको ऑन किया, बैलेंसिंग लेंथ L2 फाइंड की। और अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को जब डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, then the K will cancel out and we get the ratio of E1 and E2 equals to L1 and L2. Okay, so its derivation is also very easy and procedure is also very easy. Okay, but इसमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि हमने सर्किट करेक्टली कनेक्ट किया है या नहीं किया है। तो सर्किट कनेक्शंस जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन अदरवाइज प्रोसीजर इसका बहुत ही इजी है। सो नाउ इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, we get E1 upon E2 equals to KL1 upon KL2. K and K will cancel out and we get E1 upon E2 equals to L1 upon L2. Okay, so this is the equation of comparison. Or if we want to find the EMF of one cell and second cell's EMF is given, आपको सपोज करो कि एक सेल का ईएमएफ गिवन हो और दूसरे सेल का ईएमएफ फाइंड करना हो, तो उस सिचुएशन में हम ये इक्वेशन यूज ले सकते हैं, E1 equals to L1 upon L2 टाइम्स ऑफ E2। तो L1 L2 हम फाइंड कर लेंगे मीटर से, पोटेंशियोमीटर के हेल्प से जो स्केल अटैच है, और E2 हमें अगर नोन है तो हम E1 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं विदाउट मेजरिंग द K। ओके, एक तरीका तो क्या है, किसी सेल के ईएमएफ को मेजर करने का, के मेजर करो जिसमें आपको करंट और आपको डायमीटर या रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी पोटेंशियोमीटर वायर की। और दूसरा तरीका है, एक ऐसा सेल ले लो जिसका ईएमएफ आपको पता है, और एक ले लो सेल जिसका ईएमएफ आपको अननोन है। तो उस नोन की कंपैरिजन में या उस नोन की टर्म में हम अननोन सेल का ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन। ओके, अब प्रैक्टिकली हम जब लैब में वर्क करते हैं तो उस सिचुएशन में वी यूज टू सेल्स, टू प्राइमरी सेल्स। द फर्स्ट वन इज द लेक्लांची सेल। लेक्लांची सेल को मैं पहले से बता चुका हूं, इसमें जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कार्बन और जिंक, और जो इलेक्ट्रोलाइट यूज लिया जाता है दैट इज अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। सेकेंड सेल हम यहाँ पर यूज लेते हैं विच इज डैनियल सेल। ओके, वैसे प्रैक्टिकल लैब में जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो वाइवा में ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ जरूरी नहीं है कि वो लेक्लांची और डैनियल सेल हो। Any two primary cell we can take for theory point of view, but for practical point of view, the second cell which we use is the Daniell cell, and this Daniell cell having the two electrodes, one is made by copper, okay, and the second one is zinc। वहां था कार्बन एंड जिंक और यहाँ है कॉपर एंड जिंक, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी टू यूज लेते हैं। जिंक रॉड को हम यूज लेते हैं जिंक सल्फेट में, और कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ यूज लेते हैं कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट ये दो इलेक्ट्रोलाइट्स यूज लिए जाते हैं, इन दोनों के अलग अलग सॉल्यूशन बनते हैं, और जिंक की रॉड को हम जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में इमर्ज करते हैं या डिप करते हैं, और कॉपर सल्फेट के साथ में हम कॉपर को अटैच करते हैं, और उसी कॉपर के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं हमारा एक्सटर्नल वायर। कॉपर यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल होगा सेल का, और जिंक रॉड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल होगी सेल की। डेनियल सेल का जो स्टैंडर्ड ईएमएफ है दैट इज 1.1 वोल्ट। डेनियल सेल का जो स्टैंडर्ड ईएमएफ है ये नोट कर लेना कहीं पे कि डेनियल सेल में इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉपर एंड जिंक। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, कॉपर सल्फेट एंड
जिंक सल्फेट। स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है इसका डेनियल सेल का 1.1 वोल्ट, और जो लेक्लांची सेल है उसका स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है 1.5 वोल्ट। तो जब हम इसका रेशियो फाइंड करते हैं, सपोज फर्स्ट सेल हमने लेक्लांची लिया और सेकंड सेल हमने डेनियल लिया, तो जब आप इन दोनों का रेशियो लोगे तो आपको 1.5 अपॉन 1.1 अराउंड 1.36 के आसपास मिलता है। तो ये 1.36 जो वैल्यू आएगी, जो रेशियो है ईएमएफ का, जिसकी यूनिट नहीं होगी, वो रेशियो आपका इस L1 और L2 के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। ओके, अब 1.36 है तो 1 से बड़ा है तो L1 ग्रेटर होगा L2 से, यानी फर्स्ट बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा होगी सेकंड बैलेंसिंग लेंथ के कंपैरिजन में। ओके, तो इस सिचुएशन में हम मेजर कर लेते हैं इन दोनों के रेशियो को। ओके, तो इन रेशियो ऑफ ईएमएफ्स को हम प्रैक्टिकली 1.36 के आसपास आंसर 1.32 1.38 इसके आसपास भी आंसर आता है तो हम उसको करेक्ट कंसिडर कर लेते हैं। ओके, थोड़ी बहुत एरर हमें मिलती है। सो नोट डाउन अप टू दिस। टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल, ठीक है, एक रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ओके, एंड वी नो व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। प्रैक्टिकली लैब में हम लेक्लांची सेल जो गिवन होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। ओके, और यहाँ हम एक कोई भी जनरल सेल अगर आपको गिवन है जो प्राइमरी सेल है, उसके ईएमएफ को हम यहाँ पर उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो ये एप्लीकेशन जो सेकंड एप्लीकेशन है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव टू द फर्स्ट वन, क्योंकि इसमें कुछ डेरिवेशन के स्टेप्स आते हैं। उस फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट जो एप्लीकेशन थी उसमें डेरिवेशन के लिए कुछ भी नहीं था। एक इक्वेशन लिखी E1 इक्वल्स टू KL1, सेकंड इक्वेशन लिखी E2 इक्वल्स टू KL2 और दोनों को डिवाइड कर दिया। Okay, so it was very simple application which is the first one, but second application में एक हमें कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा EMF और टर्मिनल वोल्टेज का, कि वो क्या कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को फाइंड करना। इंटरनल रेजिस्टेंस वी नो स्मॉल r से हम डिनोट करते हैं, और सेल का खुद का रेजिस्टेंस होता है, ये एक्सटर्नली अप्लाइड रेजिस्टेंस नहीं है। ओके, तो इन दिस सिचुएशन आपको इस सर्किट में जो चेंजेस करने हैं वो चेंजेस मैं बता देता हूं क्या करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस की को यहां से रिमूव करके इसकी जगह हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस शो कर देते हैं। कंपेयर करके याद रखोगे तो इजीली याद रहेगा दोनों सर्किट्स में। ओके, तो इसमें पहले तो क्या करना है, इस K1 को यहां से रिमूव करना है, इस की जरूरत नहीं है हमें, और इस की जगह पे हम इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस शो कर देंगे। और दो सेल है नहीं, एक ही सेल है यहाँ, तो सेल की ईएमएफ को हम E बोल देते हैं। ओके, सेकंड सेल जो हमने पहली एप्लीकेशन में लगाया था उसको यहां से रिमूव करो एंड यूज अ रेजिस्टेंस बॉक्स, इन सीरीज विद दिस की के, या इस की को अब मैं K2 नहीं कह के इसको मैं K डैश कह देता हूं। इफ दिस की इज K देन दिस की इज K डैश। So here we connect a resistance box, और रेजिस्टेंस बॉक्स भी हम किस लिए यूज ले रहे हैं, ताकि उसके रेजिस्टेंस को वेरी कर सकें। इस प्रैक्टिकल में रियोस्टेट को वेरी नहीं किया जाता, उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करते। रियोस्टेट अपनी मैक्सिमम रेजिस्टेंस की पोजीशन पे रहेगा टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द ब्रिज। लेकिन इस रेजिस्टेंस बॉक्स के रेजिस्टेंस को हम वेरी करके डिफरेंट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। While in the first application, practically we change the position of this rheostat and measure the different or record the different observations for the both the cells. Okay, but in this sixth practical, ये 6 number practical होता है, तो in this practical we do not change the position of rheostat. It is kept at its maximum resistance value and just change the resistance box resistance for different observations. Okay, so let this resistance box resistance is capital R, 1 ohm 2 ohm 3 ohm 4 ohm, इस तरह से हम इसका वेरिएशन लेते हैं। अब इसके प्रोसीजर पे आएंगे, उससे पहले हम इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। द सेल
of EMF E and internal resistance small r is connected along with resistance box R dot B dot by default is resistance box. Okay, so resistance box and key K dash as shown in पोटेंशियोमीटर. ठीक है, इस पोटेंशियोमीटर में हम इस सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है को रेजिस्टेंस बॉक्स और की K डैश के साथ में इस पोटेंशियोमीटर सर्किट में ऐड कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं. रिमेनिंग थिंग्स हम बाय डिफॉल्ट यही होती है. ये तो कंपल्सरी चीजें हैं, गैल्वेनोमीटर का होना कंपल्सरी है. जो वेरिएशन होता है वो यहाँ होता है. अगर आपको सिंगल सेल का ईएमएफ फाइंड करना है तो भी वो वेरिएशन यहाँ होगा. एक ही सेल बनाओगे आप की के साथ. अगर दो सेल्स को कंपेयर करना है ईएमएफ को तो भी यहाँ वेरिएशन होगा. अगर इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो भी यही सर्किट चेंज होगा. तो जो चेंज हो रहा है ना उसको मैं यहाँ इंट्रोडक्शन में लिख रहा हूँ. बाकी ये ऊपर वाली चीजें हम जो कनेक्ट कर रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट कनेक्शंस हैं. नो नीड टू राइट डाउन द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज कनेक्शंस. ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन. इसका प्रोसीजर क्या है उसको समझना. फर्स्ट वी कैप दिस के डैश ऑफ. फर्स्ट वी कैप दिस की के डैश ऑफ. तो जब आपने के डैश को ऑफ रखा तो ये वाला जो पोर्शन है ये रिमूव हो गया यहाँ से. इसका यहाँ कोई यूज नहीं है. ओके, सो दिस पोर्शन इज रिमूव्ड और कैन बी एलिमिनेटेड, कैन बी ओमिटेड फ्रॉम द सर्किट. ओनली दिस सर्किट इज एक्टिवेटेड एंड वी फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ फॉर दिस वन. मीन्स गैल्वेनोमीटर में जहां जीरो डिफ्लेक्शन आता है वो हम फाइंड करेंगे और उस जीरो डिफ्लेक्शन की पोजीशन में जो बैलेंसिंग लेंथ है सपोज दैट इज L1. अब समझना यहाँ पे जब आपने इस सर्किट को ऑफ कर दिया तो सेल से पास होने वाली करंट जीरो कर दी जब नल डिफ्लेक्शन की सिचुएशन है. और अब अगर आप वोल्टेज मेजर कर रहे हो यूजिंग पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल तो वो वोल्टेज इस बार किसके इक्वल होगा? ईएमएफ ऑफ द सेल के इक्वल होगा. ओके, जब हम इस की को ऑफ कर देते हैं और इस लूप की फ्लो होने वाली करंट को जीरो कर देते हैं तो उस सिचुएशन में यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेल के अक्रॉस वो क्या कहलाएगा? ईएमएफ कहलाएगा. तो ध्यान रखना जबकि के डैश ऑफ है देन वी मेजर द ईएमएफ. ओके, so note down this first step. First we kept K dash off and find null deflection in galvanometer. G का मतलब यहाँ galvanometer से. Okay, null deflection in galvanometer and let the balancing length is L1. इस सिचुएशन में जो बैलेंसिंग लेंथ है वो क्या है? L1 है. ओके, here no current flowing through cell, so the potential difference across cell is EMF. And from the principle of potentiometer, from principle we can write E1 equals to KL1, equation number 1. ओके, तो क्या किया? के डैश को ऑफ किया, इस नल डिफ्लेक्शन फाइंड किया गैल्वेनोमीटर में. फाइंड करने का मतलब जॉकी को ऐसे पॉइंट पे हमें स्लाइड करते हुए चेक करना है जहां डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का जीरो हो जाता है और वहां बैलेंसिंग लेंथ हमने L1 फाइंड कर ली और उसके लिए इक्वेशन आ गई E1 equals to KL1. नाउ सेकंड वन. सेकंड में हम क्या करते हैं? इस बार हम के डैश को ऑन करेंगे.
K डैश की जो है उसको ऑन किया जाएगा. तो when or introduce a resistance R in resistance box. So in this situation a current will flow in this loop also. इस लूप में भी एक करंट I डैश फ्लो होगी सपोज करो. तो इस लूप में इस बार जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या है I डैश. Let us suppose that the value is I dash, value of this current is. So in this particular loop, is current is flowing. Now again we find the balancing length in this situation. When this K dash is on and R is introduced in parallel with the cell. So in this situation, the balancing length which obtained is for terminal voltage. इस बार जो बैलेंसिंग लेंथ L2 मेजर होगी वो टर्मिनल वोल्टेज के लिए होगी. क्यों है टर्मिनल वोल्टेज? क्योंकि जब हम इसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर रहे हैं इन दो पॉइंट्स के बीच में, तब सेल से कुछ करंट फ्लो हो रही है ना. सेल से इस पाथ में है करंट, इस ओवरऑल पाथ में करंट नहीं है, ध्यान रखना. इन दिस पाथ द करंट इज जीरो. बट जैसे सपोज करो, देखो अगर मैं इस लूप में करंट चलाता हूं तो ये आई डैश क्या हो रही है, यहां से आई डैश आई, यहां से आई डैश आई. तो इस सिचुएशन क्या है, देखो इधर से अगर मैं आऊंगा तो एक करंट जा रही है और एक करंट आ रही है. एक करंट यहां से जा रही है और एक इधर जाने पर एक करंट सामने से आ रही है. तो टोटल करंट क्या हुई इस दोनों लूप के लिए जीरो हो गई ना. समझना, 2 एम्पियर करंट इधर जा रही है और 2 एम्पियर करंट इधर से आ रही है. तो जब मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूं तो 2 एम्पियर इधर गई, 2 एम्पियर इधर से आ गई, तो नेट करंट तो जीरो हो गई ना. 2 एम्पियर इधर चल रही है एक वायर में, 2 एम्पियर इधर चल रही है, तो नेट करंट तो जीरो हो गई ना, दोनों की डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो जब हम गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन को जीरो कर देते हैं तब उस सिचुएशन में जो नेट करंट इसमें फ्लो हो रही है इस सर्किट में वो जीरो है. बट इस लूप में फ्लो होने वाली करंट जीरो नहीं है. इसीलिए सेल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो टर्मिनल वोल्टेज होगा, ये ध्यान रखना. तो इक्वेशन जो बनेगी यहां पर, दैट इक्वेशन विल बी व्हाट, इट इज V equals to KL, not E equals to KL. ओके, सो V equals to KL2, क्योंकि बैलेंसिंग लेंथ को हमने क्या लिख रखा है, L2 लिख रखा है. ओके, तो इसको समझना वापस. नाउ we kept K dash on and introduce resistance R in resistance box. In resistance box. Okay. Let I dash current is flowing through cell and R as shown. ठीक है, इस सेल और R रेजिस्टेंस और स्मॉल r भी कह सकते हो, और सेल जो है ना उसी में है स्मॉल r, इसलिए मैं अलग से नहीं कह रहा. तो सेल और R रेजिस्टेंस में क्या होती है, करंट I डैश फ्लो होती है. ओके, I डैश करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल एंड R डैश और सिंपल कैपिटल R एज शोन. ओके, नाउ वी ऑब्टेन द बैलेंसिंग लेंथ. वी अगेन ऑब्टेन the balancing length L2 for null deflection in G. Okay, and this balancing length is corresponding to the cell of corresponding to the terminal voltage across the cell. Okay, so note down up to this one. ऊपर की 2-3 लाइन में रफ करूंगा. This balancing length L2 is for terminal voltage across the cell. क्यों कह रहे हैं इसको टर्मिनल वोल्टेज,
क्योंकि सेल में से कुछ करंट I डैश फ्लो हो रही है while we observe और obtain this balancing length L2. ओके, इसीलिए हम उसको टर्मिनल वोल्टेज कह रहे हैं across the cell. That is terminal voltage, that is V equals to KL2 we can write from principal. Okay, तो फ्रॉम प्रिंसिपल वी कैन राइट द इक्वेशन V. ध्यान रखना V यहाँ टर्मिनल वोल्टेज है और E यहाँ पर क्या है, E1 नहीं होगा, सॉरी E होगा केवल ये E इक्वल्स टू KL1, ये EMF है. तो यहाँ मैंने कहा था दिस इज EMF और यहाँ मैं कह रहा हूँ दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज. ये डिफरेंस है जब की को ऑफ और की को ऑन किया जाता है. अब ये दो इक्वेशन हमारे पास है, इन दोनों को पहले तो डिवाइड कर देते हैं, K हट जाएगा. ओके, तो फर्स्ट वी डिवाइड बोथ द इक्वेशंस. इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 वी गेट E अपॉन V इज इक्वल्स टू K से K कैंसिल होगा, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं L1 अपॉन L2. ओके, K and K will be cancel out, which is potential gradient. Now in the next step we write the standard value of this E and V. E और V की या इस लूप के लिए. ओके, फॉर द लूप 1, इसको लूप नंबर 1 बोल देते हैं सपोज. फॉर द लूप 1 वी कैन राइट E इक्वल्स टू व्हाट. देखो इस लूप को मैं अलग से बना देता हूं. यहाँ पर ये हमारे पास में सिचुएशन है, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस है R जब हमने की को ऑन रखा. ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये EMF और करंट है यहाँ I डैश. तो इस सिचुएशन में हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम लूप 1 ऑफ सर्किट, दिस वन इज द लूप 1. ओके, जिसको हम इस डायरेक्शन में करंट को कह रहे हैं, दिस इज द लूप 1. वी कैन राइट E इक्वल्स टू टोटल रेजिस्टेंस. देखो दोनों सीरीज में, so total resistance will be R plus R, so it is I times of R plus capital R. R और R का सम I डैश होगा यहाँ भी, क्योंकि हमने करंट इस लूप में क्या ले रखी है, I डैश. और तुम्हें याद होगा टर्मिनल वोल्टेज को हम क्या लिखते हैं, वोल्टेज अक्रॉस दिस सेल व्हेन करंट फ्लोइंग और वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस R. और रेजिस्टेंस R के अक्रॉस वोल्टेज को हम बाय डिफॉल्ट क्या लिखते हैं, V इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ से, जो टर्मिनल वोल्टेज भी होता है. इसी चैप्टर में हमने किया है रिलेशन जब लिखा था EV और R के बीच में. तो टर्मिनल वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इट इज I डैश R. ओके, इन दोनों को भी डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5. डिवाइडिंग 4 विद 5 वी गेट E by V equals to I dash से I dash हो जाएगा कैंसिल. Okay, both I dash will be cancel out and you will get R plus R upon R और इसको हम R upon R plus 1 लिख सकते हैं. This is equation number 6. Clear? This is equation number 6. So एक हमारे पास E by V आ गया L1 upon L2. एक हमारे पास E by V आ गया R by capital R plus 1. दोनों को कर दो इक्वेट और फाइंड कर दो स्मॉल r जो हमें रिक्वायर्ड है. इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन क्योंकि बड़ा है कंपैरेटिव टू द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन जो हमने पोटेंशियोमीटर की थी. ओके, सो डिवाइडिंग कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड 6, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 6, इक्वेशंस 3 एंड 6 वी गेट. पहले मैं 6 को लिख रहा हूं, R बाई कैपिटल R प्लस 1 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2. ओके, एंड दिस फ्रॉम हियर वी कैन राइट R बाई R इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 माइनस 1 को उधर शिफ्ट कर दो, एलसीएम लो, L1 माइनस L2 अपॉन L2 और कैपिटल R इस तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे, देन व्हाट विल बी R, इट इज L1 माइनस L2 अपॉन L2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R. ओके, सो दिस इज द केस और this is the final expression of the internal resistance which we can measure using the potentiometer. L1 L2 स्केल से मेजर हो जाएंगे और रेजिस्टेंस बॉक्स का जो रेजिस्टेंस है
वो हम यहाँ पर यूज लेंगे जो कि हमारे लिए नोन है. ओके, तो यूजिंग L1, L2 and R we find the value of this resistance capital small r, internal resistance of the cell. So important formula for the numerical as well as for the practical. और कैसे आता है ये इक्वेशंस ध्यान रखना. E by V को हमें दो बार यहाँ पर लिखना है, एक बार L1 L2 की टर्म में और दूसरी बार I डैश की टर्म में, और उन्हीं के रेशियोज को कंपेयर करना है और ये R के फॉर्मूले को डिराइव करना है. एक छोटा सा पॉइंट और मैं बताऊंगा यहाँ पर, सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर और उसको कैसे इंक्रीज किया जाता है. ओके, लास्ट 5 मिनट प्लीज होल्ड ऑन. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. ऑफ पोटेंशियोमीटर, एक पोटेंशियोमीटर कब सेंसिटिव कहलाता है. Okay, a potentiometer when it is called sensitive when for a small change in this cell EMF of the cell. अगर मान लो मैं यहाँ पर इस सेल में कि EMF में स्मॉल चेंज करता हूँ, तो if there is large change in this balancing length, okay, जैसे मान लो 1.5 से मैंने 1.6 कर दिया, तो बैलेंसिंग लेंथ सपोज पहले 500 आ रही थी, अब वो अगर 600 हो गई तो उसको हम मोर सेंसिटिव कहेंगे. For a small change in EMF of the cell connected at point A, okay, if there is large change in the balancing length in the, or if there is large change in balancing length, or we can also say large change in the deflection of galvanometer, okay, at the same point, then the potentiometer is said to be more sensitive. और ये सेंसिटिव कब होता है, जब पोटेंशियल ग्रेडियंट कम से कम होता है. ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि यूनिट लेंथ का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो जितना कम होगा उसकी सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर की उतनी ही ज्यादा होगी. तो के को रिड्यूस करने के दो तरीके हैं, उन्हीं से हम पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं. तो के को रिड्यूस करने के दो डिफरेंट मेथड्स हैं और उन्हीं की हेल्प से हम सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर को इंक्रीज करते हैं. तो वो कौन कौन से हैं, उससे पहले हम यहाँ पर पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी के बारे में लिख लेते हैं. पोटेंशियोमीटर इज सेड टू बी मोर सेंसिटिव if for small change, if for small change in EMF E of the cell, कौन सा सेल, ये वाला ध्यान रखना, इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो सिर्फ स्टडी करंट के लिए यूज लिया जाता है. ओके, यूज इज EMF किसका है, ये है EMF, इस सेल की बात हो रही है. तो EMF E of the cell, there is large change in galvanometer deflection, और इसको हम ये भी कह सकते हैं और बैलेंसिंग लेंथ, और बैलेंसिंग लेंथ. ओके, तो ये पूछा जाता है कि पोटेंशियोमीटर कब सेंसिटिव होता है, तो हम ये बताते हैं कि जब ईएमएफ में थोड़ा सा चेंज कर दो 0.5 का, 0.1 का, 0.05 का, तो उस समय अगर ये एल लार्जली चेंज हो जाए या गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन लार्जली चेंज हो जाए एट द सेम पॉइंट जे, देन वी से दैट द पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव. ओके, अब इस सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने का तरीका, वोल्टेज ड्रॉप कम कर दो पर यूनिट लेंथ में. ओके, 1 सेंटीमीटर में जितना कम वोल्टेज डिफरेंस होगा या वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी सेंसिटिविटी उतनी ही हाई होगी. ओके, तो इट कैन बी इंक्रीज. सेंसिटिविटी क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि एरर ताकि कम हो जाए, तो एरर को रिड्यूस करने के लिए सेंसिटिविटी को इंक्रीज किया जाता है. ओके, और मैं पहले भी बता चुका हूं, एरर इन मेजरमेंट सेंसिटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. ओके, सेंसिटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरर इन मेजरमेंट. तो ये रिलेशन हमेशा के लिए ध्यान रखना, सारे ब्रिजेस के लिए या सारे सर्किट्स के लिए. तो इट कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग voltage drop
वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, या इसी वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ को ही हम क्या कहते हैं, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, स्मॉल के। तो स्मॉल के को डिक्रीज करके हम सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और इसको K का फॉर्मूला क्या है, देखो अब K इज व्हाट V अपॉन L। तो जो देखो बैटरी जो हमने लगाई, हम कोशिश करते हैं बैटरी का वोल्टेज कम से कम रहे, और ये टोटल लेंथ हम ले सकते हैं इस A से B पॉइंट के बीच की, ठीक है ना। आपको एक न्यूमेरिकल मैंने शीट में दिया है, उसमें देखना तुम्हें एक K जो फाइंड करना है ना, वो इसी से फाइंड करना है कि बैटरी का वोल्टेज कितना है और इस टोटल रेजिस्टेंस कितना है AB वायर का, सॉरी AB वायर की लेंथ कितनी है। तो लेंथ और इस वोल्टेज को यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये भी तरीका है, अगर न्यूमेरिकल में आपको टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर और वोल्टेज अप्लाइड गिवन हो। तो एक तरीका तो क्या है, यहाँ पर ये बैटरी जो लगाओ उसका वोल्टेज कम से कम रखो, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है। ओके, आपको एक करंट फ्लो करानी है तो उसकी लिमिटेशन है, लेकिन एल की लेंथ को बढ़ाकर यहाँ पर एल को इंक्रीज करके देखो एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं वोल्टेज को कांस्टेंट कर दूं तो बाय इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर वी डिक्रीज द के। इसीलिए इसकी वायर की लेंथ 10 मीटर ली जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है वाइवा में कि मीटर ब्रिज में 1 मीटर क्यों लेते हैं और पोटेंशियोमीटर में 10 मीटर क्यों लेते हैं। तो पोटेंशियोमीटर में सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए 10 मीटर लेते हैं, जबकि मीटर ब्रिज में उससे लेंथ इंक्रीज करने से सेंसिटिविटी इंक्रीज नहीं होती, जबकि पोटेंशियोमीटर में लेंथ इंक्रीज होने से सेंसिटिविटी बढ़ जाती। ओके, सो इसीलिए हम पोटेंशियोमीटर में लेंथ ऑफ द वायर 10 मीटर यूज लेते हैं, अप टू 10 मीटर बोल सकते हो। ओके, तो इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर nearly equals to 10 meter. Okay, K can be decreased. एक तो तरीका ये है K को कम करने का कि लेंथ पोटेंशियोमीटर वायर की बढ़ा दो। दूसरा तरीका क्या है, K का फॉर्मूला क्या है, ऑल्सो K इज इक्वल टू I रो बाय A। अब जो ब्रिज हम बनाएंगे, पोटेंशियोमीटर जो हम उसमें वायर जो यूज लेंगे, कोशिश यही करेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो ताकि K कम हो जाए, ठीक है। लेकिन एक दूसरा तरीका जो हम इसी सर्किट में कुछ चेंज करके कर सकते हैं, वो है करंट को रिड्यूस करना। जो ये करंट आई करंट फ्लो कर रही है इस वायर में, ये वाली करंट, ठीक है, आई करंट की बात कर रहा हूं, ये आई करंट को डिक्रीज करके भी K को डिक्रीज किया जा सकता है। रो तो कांस्टेंट है, जो वायर आपने लगाया है उसके लिए रो की वैल्यू हमने कांस्टेंट कर दी। ओके, तो यहां हम आई को डिक्रीज करके भी K को डिक्रीज कर सकते हैं। आई कैसे डिक्रीज होगा, इस सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ा दो, इसीलिए वायर की रेजिस्टिविटी हाई लेते हैं ताकि उस 10 मीटर वायर का रेजिस्टेंस बहुत अच्छा हो, बहुत ज्यादा हो। अगर मैं यहाँ कॉपर का रेजिस्ट वायर लगा दूंगा तो उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि मैग्नीन का होगा या कांस्टेंटन का होगा। तो इसलिए एक तो ये एलॉय यूज लिए जाते हैं, दूसरा टेम्परेचर डिपेंडेंस खत्म हो जाती है रेजिस्टेंस की, इसीलिए हम मैग्नीन या कांस्टेंटन के वायर यहाँ पर यूज लेते हैं। दूसरा तरीका, इस रियोस्टेट को मैक्सिमम रेजिस्टेंस की रेंज में रख देते हैं। मैंने अभी बताया था जब सेकंड एप्लीकेशन में कि रियोस्टेट को हम कहाँ शिफ्ट करके रखते हैं, मैक्सिमम जहां रेजिस्टेंस मिलता है। उससे क्या होगा, इस सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसमें करंट फ्लो जो हो रही है वो कम हो जाएगी। करंट कम होगी तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो एरर जो आती है मेजरमेंट में वो रिड्यूस हो जाएगी। तो दैट इज द सेकंड वे इन विच वी कैन रिड्यूस द K, since K is proportional to I, so decreasing this implies I decrease, then K also decreases.
ओके और इस आई को डिक्रीज करने का तरीका, यूज एलॉय वायर फ्रॉम ए टू बी एंड यूज द रियोस्टेट वैल्यू एट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ओके और अगर बढ़ाना हो तो अलग से भी कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा सकते हैं जिससे कि इसकी सेंसिटिविटी और इंक्रीज हो जाए। क्लियर? तो नोट डाउन दिस वन। तो ये दोनों मेथड्स वाइवा के लिए भी याद रखना। सेंसिटिविटी वाला पॉइंट जो है वो यूजुअली बोर्ड के क्वेश्चन में आता है। अगर पोटेंशियोमीटर आएगा, मीटर ब्रिज आएगा तो 1 मार्क में कई बार वहां सेंसिटिविटी का पॉइंट भी रख दिया जाता है। तो ये के को डिक्रीज करना, उसके दोनों मेथड्स, सेंसिटिविटी होती क्या है, उसका क्या पर्पस है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके तो यहाँ पे मैं इस लेक्चर को कंप्लीट करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का, जो पोटेंशियोमीटर की दोनों एप्लीकेशन, उसकी सेंसिटिविटी, उसकी वर्किंग और प्रिंसिपल और इंट्रोडक्शन हमने उसका कल कर लिया था। तो दिस पोटेंशियोमीटर बहुत चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के। ओके सो आई होप ये सब चीजें तुम्हें समझ में आई होगी। अगर कोई और भी डाउट रहा है किसी भी पॉइंट पर तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू द व्हाट्सएप। ओके सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द मीटिंग and sorry for